श्री जगदीश चंद्र। माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे राज्यपाल के भाषण पे बोलने का मौका दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जब 2014 में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने 26 मई को, उस समय भी देश की जनता को याद है देश की जनता के सामने क्या क्या वायदे किए गए थे। ये वही प्रधानमंत्री है जिस प्रधानमंत्री ने देश की जनता के सामने एक बरेली की जनसभा में ये निवेदन किया था कि आप भारतीय जनता पार्टी को हिंदुस्तान में राज बनाने का मौका दें और हम देश को सुशासन देंगे, देश में 100 दिन में महंगाई कम करेंगे, 15-15 लाख रुपए आपके खाते में डालेंगे और 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे और विदेशों में जो काला धन है वो वापस लेके आएंगे और किसानों की आमदनी 2022 तक हम दुगुनी करेंगे। ये वही प्रधानमंत्री है। माननीय सभापति महोदय, आज 7 साल हो गए हैं। 7 साल में किसान की जो हालात इस देश में हुई है वो भी आपके सामने है। ये वही प्रधानमंत्री, अब देश में कोरोना का लॉकडाउन था, पार्लियामेंट वाज नॉट इन फंक्शन और इस देश के किसानों के साथ धोखा करने के लिए इस देश के प्रधानमंत्री ने 3 कृषि के कानून पास किए। तीनों कृषि के कानून इस देश को बर्बाद करने की दिशा में बहुत बड़ी कील साबित हुई और यही वही प्रधानमंत्री है जिसने कहा था 2014 में कि 2 करोड़ लोगों को हम रोजगार देंगे। और अब हाल में जो बजट आया, इस बजट में केंद्रीय बजट में के देश के वित्त मंत्री ने कहा कि 25 साल में 60 लाख नौकरी देंगे। मैं माननीय सभापति महोदय जी आपसे निवेदन करना चाह रहा हूं कि वो 2 करोड़ नौकरियों का क्या हुआ, वो 2 करोड़ नौकरी को क्या हुआ। और जब 15-15 लाख रुपए जो खाते में डलने थे, हमारे तो डले नहीं है, ये बीजेपी के लोगों के हो सकता है इनके खाते में डल गए हो। और 100 दिन में महंगाई कम करने की जो बात करने वाले प्रधानमंत्री जी, आज देश के हालात महंगाई के क्या हो सकते हैं, आम आदमी की रोटी खानी दुर्भर हो गई है। यही प्रधानमंत्री ने कहा था किसान की आमदनी 2022 तक दुगनी करूंगा। आज किसान की हैसियत इस सरकार ने मात्र 6,000 रुपए साल मांगी है। और जिन लोगों के हाथ हिंदुस्तान के 700 किसानों से खून से रंगे हुए हैं, वो लोग ना तो किसान की बात कर सकते, ना आमजन की बात कर सकते। यही भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। जिस देश के होम मिनिस्टर के कार के नीचे 4 किसानों की डेथ हो गई, जिनको कुचल के मार दिया गया यूपी में लखीमपुर खीरी में, आज तक सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं करी। इससे जरा शर्म की बात नहीं हो सकती है। माननीय सभापति महोदय, राजस्थान की सरकार को 3 साल के आसपास हो गए हैं और 3 साल पहले जब हम चुनाव में गए थे, राजस्थान की सरकार ने राजस्थान के लोगों से वायदा किया था कि एक मौका आप कांग्रेस पार्टी को दें, अशोक गहलोत को दें। 3 साल के अंदर 13 महीने कोरोना में चले गए और कोरोना के दौरान आर्थिक और सामाजिक तौर पे राजस्थान की जनता का नुकसान हुआ। लेकिन मैं बधाई देना चाह रहा हूं राजस्थान के मुख्यमंत्री जी को कि कोरोना के दौरान जो प्रबंध किया गया, हिंदुस्तान के अंदर सबसे बेहतरीन प्रबंध राजस्थान के अंदर किया गया। राजस्थान में जो स्वास्थ्य का ढांचा था वो बिल्कुल चरमराया हुआ था पिछले 5 वर्षों में। वो समय भी याद करो, 2013 से लेकर 18 तक का समय था जिस राजस्थान के हर कोने से सरकार के खिलाफ आंदोलन किए जा रहे थे। कभी किसान आंदोलन कर रहा था पानी के लिए, कभी नौजवान नौकरी के आंदोलन कर रहा था, कभी वकील आंदोलन कर रहे थे, कभी डॉक्टर आंदोलन कर रहे थे, कभी टैक्स की मार को झेलते हुए व्यापारी आंदोलन कर रहे थे। लेकिन बड़े अफसोस की बात कि जो लोग खुद आंदोलनकारी हैं, जिनके प्रधानमंत्री ने इनका नामकरण कर दिया आंदोलन जीवी, वो लोग आज ऐसे विषय पे आंदोलन कर रहे हैं जिसके खून के खुद के हाथ रंगे हुए इन लोगों के। ये वही भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, ये वही बीजेपी के हैं। 1925 में जो शुरू हुए थे इस देश को बांटने के लिए, 1925 से लेके 2022 तक इस देश को बांटने में कोई कसर नहीं इन लोगों ने छोड़ी, कभी धर्म के आधार पर, कभी जाति के आधार पर, भी गाय के आधार पर। लेकिन राजस्थान की जनता ने जो कांग्रेस सरकार पे विश्वास किया है, माननीय सभापति महोदय, लोकतंत्र में चुनाव के माध्यम से सरकारें बनती हैं और हर राजनीतिक पार्टी
अपना घोषणा पत्र चुनाव के दौरान जनता के बीच पे पेश करती है। जनता उस नेता पे, उस सरकार की नीति पे, उस नेता पे विश्वास करके अपनी सरकार चुनती है 5 साल के लिए। 5 साल जो कांग्रेस पार्टी को जो सेवा का मौका दिया है राजस्थान की जनता ने, आज उसी का परिणाम है कि राज्यपाल जी का जो अभिभाषण है उसमें सारी बातें मेंशन की गई है। और पहली दफा 3 साल की सरकार ने, जिसके विषय हालात भी ठीक नहीं थे, जिस दिन हमारी सरकार गई थी, बीजेपी की सरकार गई थी, 4 लाख करोड़ का घाटा वसुंधरा राजे राजस्थान की जनता को देके गई थी। पैसा नहीं था, केंद्र से सारी सहायता रोक दी गई, जीएसटी का पैसा रोक दिया गया, नरेगा का पैसा रोक दिया गया, और जो राज्य और केंद्र सरकार की जो स्कीमें थी उसका पैसा रोक दिया। उसके बावजूद भी मैं राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करना चाहूंगा, उनको बधाई देना चाह रहा हूं कि इतना शानदार प्रबंधन करने और राजस्थान के विकास की जो गति है उस गति में किसी प्रकार की कमी नहीं आने दी। आज जो कोरोना का प्रबंधन किया गया राजस्थान के अंदर, 20 मार्च 2020 को 2 कोरोना के मरीज आए थे, टेस्ट की सुविधा नहीं थी, दोनों का सैंपल पुनः भेजे गए थे। और आज मुझे इस बात की खुशी है कि राजस्थान के 33 जिलों के अंदर 1,45,000 के आसपास रोजाना हम टेस्ट कर रहे हैं। जिस राजस्थान की सरकार के पास में अस्पतालों में डॉक्टर नहीं थे, नर्सिंग स्टाफ नहीं था, उस कोरोना के दौरान हमने 5,000 डॉक्टर भर्ती किए, 3,000 नर्सिंग स्टाफ किया। सब सेंटर, पीएससी और सीएससी, तमाम सरकार के अस्पताल जितने अस्पताल थे उन अस्पतालों में ना ऑक्सीजन बेड की कमी थी, ना रेमडेसिविर इंजेक्शन की कमी थी, और ना ही किसी प्रकार के ऑक्सीजन की कमी आने दी। इस दौरान राजस्थान के तमाम बड़ी बड़ी पीएससी और सीएससी में हमने ऑक्सीजन प्लांट लगाए। 40,000 के आसपास हमने ऑक्सीजन कंसंट्रेटर खरीद करके राजस्थान की जनता को हमने राहत प्रदान करी है। मैं निवेदन करना चाहूंगा माननीय सभापति महोदय आपके माध्यम से, कोरोना के दौरान जो राजस्थान की सरकार ने जो प्रबंध किया, इनके खुद के नेता और देश के प्रधानमंत्री भीलवाड़ा मॉडल की तारीफ कर चुके हैं। देश की जनता इस बात को जानती है, पिछले 3 वर्षों में ये विपक्ष की भूमिका निभाने में बिल्कुल फेल हो गए। हर मुद्दे पे फेल रहे, जनता की बात को राजस्थान के पटल पे भी नहीं उठा पाए, राजस्थान के पटल के बाहर भी नहीं उठा पाए लोग। आज राजस्थान की जनता के पास में मुंह दिखाने के लिए कुछ भी नहीं इनके पास में, सिवाय एकमात्र तरीका रीट के पेपर को लेकर सदन की कार्रवाई को ठप करने की कोशिश कर रहे हैं। राजस्थान की जनता का मेहनत का पैसा लोग बर्बाद करने में लगे हुए लोग हैं। सारी राजस्थान की जनता इस बात को देख रही है, समय का इंतजार कर रहा है। 2023 में इस बात का राजस्थान की जनता आपको देगी, आप लोग आप क्या काम कर रहे हो। मैं निवेदन करना चाह रहा हूं सभापति महोदय आपके माध्यम से कि पिछले 3 साल के अंदर राजस्थान में आप करीब 5,909 हमारे पास ऑक्सीजन बेड थे। आज हमारे पास 1,211 आईसीयू बेड की उस वक्त क्षमता थी, जिसको बढ़ाकर मुख्यमंत्री जी ने 28,000 ऑक्सीजन बेड और 6,000 आईसीयू के बेड हमारे पास उपलब्ध है। राजस्थान की गरीब जनता को ध्यान में रखते हुए ऐसा महान कार्य राजस्थान के मुख्यमंत्री जिनके हिंदुस्तान के किसी प्रांत में नहीं है। पहली बार 5 लाख रुपए तक का बीमा और 5 लाख तक की मुफ्त में दवाई राजस्थान की जनता को 850 रुपए में पूरे परिवार का जो प्रावधान किया, सारी जनता इस बात की तारीफ कर रही है। ये इलाज हिंदुस्तान के नहीं बाहर के मुल्कों में होता, कोई कल्पना नहीं कर सकता राजस्थान के मुख्यमंत्री के बारे में कि चिरंजीवी जो स्वास्थ्य बीमा योजना इतनी बेहतरीन सेवा हो सकती है। आज राजस्थान के सरकार के अस्पताल के अंदर, आज राजस्थान के सरकार के अस्पताल 735 टाइप की दवाई, 138 टाइप की जांच और निःशुल्क जांच राजस्थान के सरकार के अस्पताल मिल रही है। मुझे इस बात की खुशी है कि मेरा विधानसभा क्षेत्र है पंजाब से लगता हुआ, मेरी सादुल शहर सीएससी में कम से कम 300 मरीज पंजाब से इलाज कराने के लिए आते। बड़े गर्व की बात राजस्थान के लिए। तो इस बात के लिए राजस्थान के मुख्यमंत्री जी को मैं बधाई देना चाह रहा हूं कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में इतना बेहतरीन प्रबंध, और कोरोना के दौरान इस प्रबंधन की वजह से ही राजस्थान के अंदर कम से कम हमारे यहाँ डेथ रेट होता, और सारे देश के जो दूसरे प्रांतों के जो लोग थे हमारे प्रदेश के अंदर इलाज कराने के लिए हमारे बीच में आते थे। और यही राजस्थान की सरकार थी जिस सरकार ने पिछले बजट के अंदर हमारे जो सब सेंटर थे उसको पीएससी में तब्दील किया, पीएससी को सीएससी में तब्दील किया, और सीएससी को डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में तब्दील करने की अगर प्रयास किया गया तो राजस्थान की सरकार ने, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने किया। मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाह रहा हूं सभापति महोदय
कि राजस्थान सरकार ने पहली बार मेडी टूरिज्म की शुरुआत करी है। मेडी टूरिज्म, बाहर से लोग आते हैं, अपने मेडी टूरिज्म के माध्यम से 20 सेंटरों की हमने स्थापना की गई है, जिसका कार्य प्रगति के ऊपर है। मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि आर्थिक दृष्टि से कोरोना के दौरान हमारा आर्थिक दृष्टि से मजदूरों की बहुत दिक्कत हो गई थी। छोटे व्यापारियों का काम धंधा बंद हो गया था, रोजी रोटी की दिक्कत आ गई थी। उसको ध्यान में रखते हुए राजस्थान सरकार ने हमारे प्रवासी जो मजदूर भाई थे, मजदूर भाइयों की सहायता के लिए 33 लाख परिवारों का करीब 5,500 रुपए के प्रति परिवार के हिसाब से राजकोष से करीब 1,815 करोड़ रुपए की राशि खर्च की गई। और मुख्यमंत्री जी का दिल देखिए आप राजस्थान सरकार का, किस तरीके से बाहर के प्रवासी मजदूरों को राजस्थान सरकार ने अपने खर्चे से उनके गांव में भेजा गया। ऐसा डर का माहौल पैदा हो गया था राजस्थान के अंदर, लोग इस बात को महसूस करने लगे थे पता नहीं कौन रखवाड़ा है या नहीं है। लेकिन उस दौरान राजस्थान की जनता ने राजस्थान के मुख्यमंत्री जी को आशीर्वाद दिया, जिसकी वजह से राजस्थान की जनता का इलाज हो सका। और राजस्थान की जनता इस बात के आज मुख्यमंत्री जी का इस बात के लिए भी धन्यवाद कि राजस्थान के साथ साथ जो बाहर के लोग थे उनका भी इलाज हमारी सरकार ने किया। मैं आपसे निवेदन करना चाह रहा हूं माननीय सभापति महोदय, इस साल के बजट में माननीय राज्यपाल महोदय ने कल अभिभाषण में इस बात की घोषणा की, राजस्थान सरकार अलग से का बजट पेश कर रही है। ये बहुत बड़ी बात है, ये ऐतिहासिक इतिहास का दिन है, इतिहास के अंदर दिन लिखा जाएगा। एक तरफ तो राजस्थान किसकी हमदर्दी की सरकार है और राजस्थान किसकी हमदर्दी की सरकार है, और दूसरी तरफ दिल्ली के नरेंद्र मोदी की सरकार, जिस सरकार ने रेलवे का बजट को खत्म कर दिया और जिस रेलवे का बजट खत्म कर दिया एक जन सामान्य बजट के अंदर शामिल कर दिया गया और रेलवे को बेचने की तैयारी कर ली। बड़े अफसोस के साथ सभापति महोदय मैं आपसे निवेदन करना चाह रहा हूं, जब से सरकार बनी है दिल्ली की सरकार, जमीन इन्होंने बेच दी, आसमान इन्होंने बेच दिया, पीने का पानी इन्होंने बेच दिया, सिंचाई का पानी इन्होंने बेच दिया और जमीन इन्होंने बेच दी है। ये कैसी सरकार है? हिंदुस्तान की सबसे पुरानी एयरलाइंस एयर इंडिया को इन्होंने आने पौने दाम में बेच के रख दिया गया। सरकार ने सारी जो पब्लिक सेक्टर की जो कंपनी थी पीएसयू, जो उन कंपनियों को बेचने की तैयारी की जा रही है और रेलवे का पूरा प्राइवेटाइज करने की तैयारी की जा रही है। जो सरकार एक पूंजीपति की सरकार है, आम व्यक्ति से उस सरकार का कोई लेना देना नहीं है किसी प्रकार से। वो सरकार जानती नहीं गरीबी क्या होती है। जो बड़े बड़े पूंजीपतियों के हाथ में जो सरकार नरेंद्र मोदी की सरकार खेल रही है, आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हो, ये 2024 से पहले इस भारत को बेचना चाह रही है। मैं माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाह रहा हूं और बड़े अफसोस के साथ कहना चाह रहा हूं, जिस नरेंद्र मोदी जी ने एक रेवाड़ी में एक पूर्व सैनिकों की एक जनसभा करी थी, जिसमें कहा नरेंद्र मोदी जी का भाषण था, 1 रैंक 1 पेंशन, भारत के भूतपूर्व सैनिकों के लिए 1 रैंक 1 पेंशन की नरेंद्र मोदी साहब ने बात की थी। आज 7 साल का समय हो गया, उस बात को नरेंद्र मोदी जी भूल गए हैं। और मैं आपसे आग्रह करूंगा, सैनिकों की पेंशन की बात तो भूल गए हैं। हिंदुस्तान की सरकार ने जो सैनिक 1971 में जो शहीद हुए थे इस देश के लिए, जिन्होंने बांग्लादेश की लड़ाई जीती थी, 71 की लड़ाई को जीता था, इंडिया गेट के ऊपर अमर जवान ज्योति, उस ज्योति को शिफ्ट करके घिनौनी हरकत की है और देश के सैनिक का अपमान किया सरकार ने। इससे बड़ी कोई बुरी बात नहीं हो सकती देश के लोगों के लिए। मैं माननीय सभापति महोदय आपके माध्यम से निवेदन करना चाह रहा हूं, ये सरकार हिंदुस्तान की धरोहर को खत्म करने की कोशिश कर रही है। पंडित नेहरू का नाम खत्म करने की कोशिश की है, इंदिरा जी का नाम खत्म करने की कोशिश की है, लेकिन ये नाम कभी खत्म नहीं होगा हिंदुस्तान की जनता से। हिंदुस्तान के कोने कोने में, हिंदुस्तान की हर डाणी में कांग्रेस का कार्य करता है। कांग्रेस का व्यक्ति हर हिंदुस्तान के हर कोने में है। ये चाहे जितनी कोशिश कर ले, हिंदुस्तान की सरकार किसी भी तरीके से हमारी धरोहर को खत्म नहीं कर सकती। मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, आज से 3 दिन पहले देश के प्रधानमंत्री ने राज्यसभा में वक्तव्य दिया प्रेसिडेंट एड्रेस के ऊपर। देश के प्रधानमंत्री ने कहा, अगर कांग्रेस नहीं होती, पंजाब के लोगों का नरसार नहीं होता। बड़ी अफसोस की बात है, पंजाब के चुनाव को देखते हुए देश के प्रधानमंत्री ने राज्यसभा में ऐसा भाषण दिया। शर्म आनी चाहिए, माफी मांगनी चाहिए देश की जनता के सामने। आपने कोड ऑफ कंडक्ट का मिसयूज किया है, इलेक्शन लॉ का आपने मिसयूज किया है, क्योंकि आपके दिमाग में आप प्रजातंत्र को मानते ही नहीं हो। आप प्रजातंत्र को नहीं मानते, आप हिटलरशाही लोग हो, आपको पता ही नहीं प्रजातंत्र क्या होता है। मैं लोगों से आगाह करना चाह रहा हूं आपके मंच के माध्यम से
सभापति महोदय, आपके माध्यम से मैं आगाह करना चाह रहा हूं, ये हिटलर से भी खतरनाक लोग हैं, हिटलर से भी लोग हैं। इनके देश के प्रति किसी प्रकार का कोई स्नेह नहीं है, ना ही देश से प्यार है, ना देश से किसी प्रकार का इन लोगों है। ये जाति के आधार पे, ये धर्म के आधार पे, ये कभी गौओं के आधार पे देश को बांटने की कोशिश कर रहे हैं। माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाह रहा हूं कि एक तरफ तो राजस्थान में किसान की बात कर रहे हैं, अशोक गहलोत साहब बात कर रहे हैं, और पहली बार किसान का बजट पेश करने की बात कर रहे हैं। ये राजस्थान किसानों की हमदर्दी की सरकार है। अशोक गहलोत जी ने सीपीसी की धारा 60 में, जिसमें किसानों पे कर्जा होता है 5 एकड़ तक जमीन का, उस धारा को चेंज करके किसान की कुर्की को रोकने का जब प्रयास किया है, वो उसके लिए मैं सरकार के आपके सबकी तरफ से धन्यवाद करना चाह रहा हूं। लेकिन बड़े अफसोस के साथ मुझे कहना पड़ रहा है, यही मेरे राज्यपाल महोदय ने 15 महीने तक उस कानून को अपने पास में रोक रखा, और यही बीजेपी की सरकार है। 700 लोगों की कुर्बानी, 700 इन लोगों के, हिंदुस्तान के किसान के खून से रंगे हुए इनके हाथ लोग, ये किसी प्रकार के किसान की बात नहीं कर सकते। और दूसरी तरफ ये एमएसपी को खत्म करने की बात कर रहे हैं। राजस्थान की सरकार ने ये तय किया गया ताकि किसान देख सके अपने बजट के ऊपर कि किसान पे कितना पैसा सरकार खर्च कर रही है। ये हमारी सरकार ने तय किया है। किसानों की सरकार, देश की 70% आबादी किसानों की है। इस देश की 85% किसान, जो 5 एकड़ से कम जमीन जिसके बाद में हमारी सरकार ने उसका ध्यान रखा गया है। ये राजस्थान की सरकार है। माननीय सभापति महोदय, ये राजस्थान की सरकार है जिस सरकार ने किसानों का संबल देने के लिए बिजली के ऊपर 12,000 रुपए साल का, 12,000 रुपए साल का सब्सिडी राजस्थान, 12,000 का एक किसान को ट्यूबवेल के ऊपर सब्सिडी राजस्थान सरकार ने दी है। और यह भी तय किया 2023 से पहले तमाम किसानों के जो कनेक्शन है वो राजस्थान सरकार उस पर करने जा रही है। भी आपसे मैं निवेदन करना चाह रहा हूं। माननीय सभापति महोदय, पिछले 3 वर्षों में 2,41,000 से अधिक नए कृषि कनेक्शन हमने जारी किए हैं। 2,41,000, ये छोटी बात नहीं है। ये कल्पना भी नहीं कर सकते, 2,41,000 कल्पना भी नहीं कर सकते, इनको गिनती भी नहीं आती होगी इन लोगों को। लेकिन हमारी सरकार ने जो बात राजस्थान की विधानसभा में कही है, उसको धरातल पे उतारा है। आज कृषि कनेक्शन चालू, किसान अपने खेतों में उस बात का पानी दे रहा है। मैं सभापति महोदय, आपके माध्यम से मैं निवेदन करना चाह रहा हूं, हमारे जो दूध उत्पादक जो किसान है, दूध का उत्पादन करने वाले किसान है, जो सुबह ये पी के आए, लस्सी पी के आए लोग हैं, उन किसानों के लिए 2 रुपए की सब्सिडी, उस गरीब किसान को 2 रुपए की सब्सिडी प्रदान करके हमारी सरकार ने एक संबल देने का प्रयास किया गया है। मैं आपके माध्यम से ही निवेदन करना चाहूंगा कि राजस्थान की सरकार ने, हमारे राजस्थान के कृषि मंत्री जी का भी मैं धन्यवाद करना चाहूंगा कि 877 नए पशु चिकित्सालय, 166 हमारे जो सब सेंटर थे उनको अपग्रेड किया गया है। और इसके साथ साथ मैं निवेदन करना चाह रहा हूं सभापति महोदय, पशुओं के वोट नहीं होते, लेकिन हमारी सरकार ने उन ढोर पशुओं की भी चिंता की गई है, क्योंकि हमारे साथ उनका जीवन, उनकी चिंता की है। ये हर बात वोट की बात करते हैं लोग, ये वोट के हिसाब से शासन करते हैं, वोट के हिसाब से फैसले करते हैं। हमारी सरकार ने फैसला किया, अशोक गहलोत की सरकार ने जो फैसला किया है वो मानवता के लिए फैसला किया, आम व्यक्ति के लिए फैसला किया, हमारी सरकार ने फैसला किया। माननीय सभापति महोदय, अशोक गहलोत की सरकार जी ने गौशाला की सहायता राशि की दर पर 4 रुपए छोटे पशुओं के लिए और 20 रुपए प्रतिदिन की राशि बढ़ाई गई है। और जो रजिस्टर्ड जो गौशालाएं हैं, 50% का अनुदान उन गौशालाओं पे दिया गया है। और ये लोग कर्जा माफी की बात कर रहे हैं, ये कर्जा माफी की बात कर रहे हैं किसान की। बार बार सदन में इस बात की चर्चा होती है कि कांग्रेस से सरकार ने घोषणा पत्र में कर्जा माफ की बात की थी। 50,000 रुपए तक का कर्जा हमारी सरकार ने सरकार बनते के साथ ही किया। राहुल जी का, हमारे नेता राहुल गांधी का यह आदेश था, सरकार ने उसकी तामील की और 50,000 तक का कर्जा हमने माफ किया। और 14,000 करोड़ रुपए हमने कर्जा माफ किया है। और 6,000 करोड़ रुपए आपका जो बकाया था उसका भी कर्जा माफ ने आप किया है। और मैं निवेदन करना चाह रहा हूं सभापति महोदय, आपके माध्यम से, इन लोगों की सरकार, ये लोग किसान की बात नहीं कर सकते। पहली बार इस देश के अंदर कर्जा माफ किया था डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की सरकार ने किया था, 72,000 करोड़ रुपए। रोजाना आए दिन सुसाइड करते थे किसान। अगर आंकड़े उठा के देखो हिंदुस्तान के स्टैटिस्टिक्स के डिपार्टमेंट के, सबसे ज्यादा कर्जा
भारतीय जनता पार्टी की सरकार के राज में किसानों के ऊपर था और सबसे ज्यादा आत्महत्याएं हुई थी, इन्हीं के राज में आत्महत्याएं थी। आज किसान के हिंदुस्तान में क्या स्थिति हो सकती है? एमएसपी के लिए धरने पर बैठा 140 दिन किसान हिंदुस्तान का। इतना बड़ा आंदोलन आजादी के बाद इस देश में अगर सबसे बड़ा आंदोलन हुआ है वो दिल्ली के सरहद के ऊपर आंदोलन हुआ था। 700 लोगों की कुर्बानी और इस सरकार को बैकफुट पे आना पड़ा। ये जानती है सरकार को कि हिंदुस्तान के किसान ने तय कर लिया कि हम अपनी मांग मनवा के रहेंगे। इन्होंने ऐसे ही कानून वापस नहीं कर लिए सभापति महोदय, इन्होंने कानून ऐसे ही वापस किए कि 5 स्टेट के चुनाव थे। 5 स्टेटों के चुनाव में जहां इनका सुपड़ा साफ इनका हो रहा है। वेस्टर्न यूपी के कल 58 सीटों पे चुनाव हुआ है। ये लोग घुसने की स्थिति में नहीं थे। देश का होम मिनिस्टर 50-200 कमांडो लेके जा रहा है, यूपी के अंदर 200 कमांडो लेके जा रहा है। ये व्यक्ति जा नहीं सकते क्षेत्र किसानों के क्षेत्र के अंदर। इनकी जो हालात है वो ठीक से इस बात को समझ रहे हैं और मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है ये मुल्क किसानों का मुल्क है। किसानों के नाम पे आप लोग नेतागिरी कर रहे हो और किसानों का मूर्ख बना के इस देश के आप प्रधानमंत्री बने हो। प्रधानमंत्री के बनने के साथ आप किसान को तो भूल गए। आपके जो 4 मित्र हैं जिनके 10 जो डब्बे चलते हैं, जिनके 10 टीवी चैनल चलते हैं, उनको प्रोत्साहित करने के लिए आपने देश के अंदर तीन कृषि कानून लाद करने का आपने प्रयास किया गया। माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से मैं निवेदन करना चाह रहा हूं। पिछले 3 वर्षों में हमारी सरकार ने 3 वर्षों में जो राजस्थान का औद्योगिकरण का जो ढांचा था बर्बाद था। 2013 से लेकर 18 तक राजस्थान का इंडस्ट्रियलाइजेशन बिल्कुल खत्म हो गया था। उसको दोबारा से स्टार्टअप करने के लिए, राजस्थान में रोजगार का वातावरण पैदा करने के लिए राजस्थान के मुख्यमंत्री जी ने हमारा जो इंडस्ट्रियल एरिया है, इंडस्ट्री का जो ढांचा है, हमारे रीको का जो सिस्टम, उसको ठीक करने का प्रयास किया। पहली बार राजस्थान सरकार ने निवेश को बढ़ावा देने के लिए 3 वर्ष तक सूक्ष्म लघु और मध्यम फैसिलिटेशन ऑफ एस्टेब्लिशमेंट एंड ऑपरेशन अधिनियम 2019 लागू किया गया। राजस्थान की सरकार ने राज्य में समग्र औद्योगिक विकास, निवेश एवं रोजगार के नए अवसर प्रदान करने के लिए 147 सब डिविजनल हेडक्वार्टर पे चरणबद्ध तरीके से रिको का इंडस्ट्री एरिया स्थापित करने की कोशिश की और 24 नए औद्योगिक खंड हमने स्थापित किए हैं। मैं सभापति महोदय आपके माध्यम से निवेदन करना चाह रहा हूं। 3816 एकड़ भूमि, 4231 भूखंड उद्यमियों को आवंटित किए गए हैं। रिको को देश के आर्थिक विकास और बुनियादी ढांचे की उन्नति की दिशाओं में 6 सितंबर 2021 को पौंडुचेरी में सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार प्रदान किया रिको को। और मैं आपसे निवेदन करना चाह रहा हूं, ये आपकी भारत की सरकार है, आपकी भारत की सरकार ने रिको को पुरस्कृत किया है। सर्वश्रेष्ठ राजस्थान के रिको को माना गया है और राजस्थान रिको के 25 औद्योगिक क्षेत्र देश के सबसे बढ़िया माना गया। आपकी सरकार ने माना है। माननीय सभापति महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी ने लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना के लिए 2019 के तहत सूक्ष्म एवं लघु उद्योग 25 लाख तक का ऋण 8%, 5 करोड़ तक का 6% और 10 करोड़ तक का 5% ब्याज के साथ उपलब्ध कराया जा रहा है हमारी सरकार के माध्यम से। 29 जुलाई 2021 को निर्यात बढ़ाओ योजना का शुभारंभ राजस्थान की सरकार ने किया है। माननीय सभापति महोदय, जो इंडस्ट्री का जो ढांचा था, जिसको पिछली सरकार ने बर्बाद कर दिया था, दोबारा से हमारे जो बाहर के जो बिजनेसमैन हैं उनमें आत्मविश्वास पैदा किया गया और राजस्थान की तरफ आकर्षित किया गया। हमने समिट स्टार्ट करी है, पूरे जिले में करी है, पूरे भारत के अंदर करी है। लोग आ रहे हैं राजस्थान में, इन्वेस्टमेंट लेके आ रहे हैं और राजस्थान की जनता पे विश्वास व्यक्त किया है। और ये बिल्कुल सिंपल सी बात है, कोई भी व्यापारी, कोई भी बिजनेसमैन वहां पैसा लगाता है जब सबसे बात सोशल सिक्योरिटी हो, वहां इंडस्ट्री की सिक्योरिटी, पैसे की सिक्योरिटी हो, उसके बाद में पैसा खर्च किया जाता है। हिंदुस्तान के अंदर राजस्थान एकमात्र प्रदेश है जहां सरकार ने, बाहर के इंडस्ट्रीज ने पैसा खर्च करने की कोशिश की, प्रयास किया गया है। माननीय सभापति महोदय, राजस्थान के सामाजिक ढांचे में अभूतपूर्व विकास के काम किए। प्रशासन गांव के संघ के माध्यम से, हमारी सरकार ने प्रशासन गांव के संघ के माध्यम से 22 विभाग के डिपार्टमेंट जनता के बीच में गए थे और ये हमारे घोषणा पत्र में थी कि लोकतंत्र में सरकार लोगों के बीच में जाए। हमारी सरकार लोगों के बीच में गई और 22 विभाग के डिपार्टमेंट ने लोगों की जो रोजमर्रा की समस्या थी उसका समाधान किया गया था। कैंप के माध्यम से हमने 10 लाख ग्रामीण पट्टे वितरित किए गए, 1,50,000 पट्टे
हमने शहर के जो जो हमारे प्रशासन के जो कार्यक्रम थे हमने पट्टे किए। काफी लंबे समय से किसानों के खाता तकसीम की बात थी, खाता तकसीम नहीं हो रहे थे, रस्तों में झगड़े थे, कोई पालन आहार योजना के झगड़े थे, कोई वृद्धा पेंशन के झगड़े थे, कोई जाति प्रमाण के झगड़े थे, कोई दूसरे काम के झगड़े थे। इन कैंप के माध्यम से राजस्थान के ग्रामीण जनता को, राजस्थान की शहरी जनता को हमने संबल प्रदान किया और लोकतंत्र में जो वायदा किया था माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसको पूरा करने का प्रयास किया। लोकतंत्र के अंदर सरकार जनता के बीच में जाती है, हम लोकतंत्र में विश्वास करते हैं, हमारी सरकार लोकतंत्र में विश्वास करती है, हमारा नेता लोकतंत्र में विश्वास करते हैं। और इस देश की यही खूबसूरती है इस लोकतंत्र की। आज 72 साल हो गए इस देश के अंदर ये ढांचा कांग्रेस पार्टी का बना हुआ। कांग्रेस की सरकार थी, कांग्रेस ने लोकतंत्र में विश्वास किया। और लोकतंत्र नहीं होता तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं होती, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र नहीं होती, कोई और देश का प्रधानमंत्री होता है। कांग्रेस पार्टी की दिन थी, इस देश के अंदर लोकतंत्र को हमने स्थापित किया गया। माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने समानता और समता के सिद्धांत को अपनाते हुए गरीब और कमजोर वर्गों की अनेक योजनाएं लागू की गई। 90 लाख पेंशनर्स को चालू किया गया। वित्तीय वर्ष में 7,000 करोड़ रुपए हम लोगों ने दिए। पालन आहार योजना के माध्यम से 2021 और 22 के अंदर 395 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया और 5 लाख लोगों को इसका फायदा हुआ। माननीय सभापति महोदय, जो गरीब बच्चे जो अनाथ हो गए थे, जिनके पढ़ाई की व्यवस्था नहीं थी परिवार के अंदर, उन लोगों की व्यवस्था करने के लिए राजस्थान सरकार ने 395 करोड़ रुपए देखिए उन बच्चों के जीवन को सुरक्षित किया है और बच्चों को आगे बढ़ने का मौका राजस्थान की सरकार ने किया है। माननीय सभापति महोदय, आज तक समाज के अंदर जो ट्रांसजेंडर जो हमारे जो साथी हैं, जो हमारे ट्रांसजेंडर साथियों को आज तक कोई नहीं पूछता था, वो भी समाज के हिस्से हैं, वो भी समाज का हिस्सा है। वो समाज का उनका ध्यान रखते हुए मुख्यमंत्री जी 10 करोड़ रुपए का उनके उत्थान के लिए अलग से कोष की स्थापना की गई ताकि ट्रांसजेंडर के जो लोग हैं उनको फायदा उसके। राजस्थान की सरकार ने देवनारायण योजना, आवासीय विद्यालय छात्रावास, मुख्यमंत्री सर्वजन उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति योजना के माध्यम से 520 करोड़ रुपए का व्यय हमने कर चुके हैं और 4,17,000 हमारे विद्यार्थियों को इस बात का फायदा हुआ है। माननीय सभापति महोदय, हमारी सरकार ने अल्पसंख्यक वर्ग कल्याण अनुसूचित जाति के समावेशी विकास हेतु 2021-22 में 100 करोड़ रुपए का विकास करोड़ का गठित किया गया। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाह रहा हूं, इस देश की आबादी का 50% महिलाएं हैं और ये लोग महिलाओं की बात करते हैं लेकिन महिलाओं का सम्मान नहीं करते। ये लोग ये महिलाओं की बात जरूर करते हैं, महिलाओं को सम्मान नहीं करते हैं। लेकिन हमारी सरकार ने जो 50% आबादी जो महिलाओं की है उसका सम्मान किया गया और राजस्थान में नई महिला नीति, राजस्थान सरकार ने नई महिला अप्रैल 2021 को नई महिला नीति अपनाई गई है, जिसके माध्यम से निःशुल्क सैनिटरी नैपकिन का वितरण किया गया है और आयम शक्ति का उड़ान योजना की शुरुआत राजस्थान की सरकार ने करी है। 19 दिसंबर 2021 का शुभारंभ किया और पहले चरण में 200 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया। इंदिरा गांधी महिला शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना शुरू की गई है। 2020-21 में से 17 करोड़ और 30 लाख रुपए उपलब्ध कराए गए हैं। 407 स्वीकृत कर दिए गए हैं। आंगनबाड़ी का मानदेय पहली बार 10% की वृद्धि की गई है, जबकि केंद्र सरकार तो इसकी कटाई करने की कोशिश कर रही है। केंद्र सरकार तो आंगनबाड़ियों को बंद करने की भी कोशिश कर रही है और केंद्र सरकार ने तो अगर 5 स्टेट के चुनाव नहीं होते ये खाद्य सुरक्षा भी केंद्र सरकार बंद करने की तैयारी कर रही थी। आपकी जानकारी के लिए मैं निवेदन करना चाह रहा हूं, लेकिन 5 स्टेट का चुनाव का डर सता रहा था, यूपी का डर सता रहा था, इसलिए आपने खाद्य सुरक्षा को बंद नहीं किया। लेकिन हमारी सरकार ने, हमारे मुख्यमंत्री जी ने इस बात का संकल्प लिया हुआ है। हमारी सरकार ने संकल्प लिया हुआ है कि खाद्य सुरक्षा केंद्र सरकार चाहे बंद कर दे, नरेंद्र मोदी साहब बंद कर सकते हैं, लेकिन हमारी गरीबों की सरकार है, हमारा कमिटमेंट है गरीबों के साथ में, हम किसी भी कीमत के ऊपर खाद्य सुरक्षा को बंद नहीं होने देंगे। इन्होंने बंद कर रखा है पोर्टल को, पिछले 3 या 5 साल से पोर्टल को बंद कर रखा है इन लोगों ने, लेकिन हमारी सरकार ने तय कर रखा है हम किसी भी कीमत पे खाद्य सुरक्षा को बंद नहीं होने देंगे। माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाह रहा हूं कि महिलाओं की हिफाजत के लिए हमारे अलग से एडिशनल एसपी के लेवल का एक अधिकारी नियुक्त किया गया, ताकि महिलाएं जाके अपने गृहमंत्री को बता सकें
और राजस्थान सरकार का कमिटमेंट है कि महिलाओं की सुरक्षा के लिए किसी भी तरीके से हम आगे से आगे बढ़कर काम करेंगे और हमारी राजस्थान की महिलाएं 100% सुरक्षित रहेंगी। यह कमिटमेंट हमारा सरकार के साथ में, हमारी जनता के सामने है। माननीय सभापति महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाह रहा हूं कि पहली बार शिक्षा के क्षेत्र में नवाचार शुरू किया राजस्थान की सरकार ने, और मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, हम शिक्षा के नवाचार शुरू करने की कोशिश कर रहे हैं, नए नवाचार कोशिश कर रहे हैं शिक्षा के क्षेत्र में, लेकिन दिल्ली की सरकार, बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है मुझे, यहाँ बीजेपी के लोग बैठे हुए हैं, कि पहली बार भारत सरकार ने शिक्षा के बजट में कमी करी है, शिक्षा के बजट में कमी करी है और देश की शिक्षा की नीति में बदलाव करने जा रही है और देश शिक्षा को प्राइवेटाइज करके सरकार के स्कूल और कॉलेज बंद करने की कोशिश आपकी सरकार कर रही है। मैं आपसे निवेदन करना चाह रहा हूं, लेकिन राजस्थान की सरकार ने इस राजस्थान की 11,500 रेवेन्यू पंचायत है जहां गरीब और किसान रहता है, आम व्यक्ति रहता है, और गरीब व्यक्ति के बच्चे को जीवन भर इस बात का पश्चाताप रहता है कि मैंने अंग्रेजी की पढ़ाई नहीं करी, आगे बढ़ नहीं सकता था, लेकिन राजस्थान के मुख्यमंत्री जी ने उस गरीब और किसान की भावना को समझा और पहली बार अंग्रेजी माध्यम के स्कूल राजस्थान में शुरू किए। और हमारी मंशा है कि हम कोशिश करेंगे 2023 से पहले तमाम ग्राम पंचायतों में ये स्कूल हमारे खुले, ताकि गांव का बच्चा अंग्रेजी पढ़ सके। अंग्रेजी पढ़ने के बाद में आपकी असलियत का पता लगेगा कि आपने 1925 से लेकर आज तक क्या क्या किया है, आप किस तरीके से अंग्रेजों की मुखबिरी करते थे, आपके बारे में पता लगेगा। नहीं, आने वाली पीढ़ी को, जो गांव के बच्चों को जो गुमराह करते हो, आपको इस बात का एहसास होगा अंग्रेजी की पढ़ाई करने के बाद में। माननीय सभापति महोदय, राजस्थान की सरकार ने एग्रीकल्चर के विषय सब्जेक्ट लागू किए गए और उसमें यह तय किया गया कि जो बच्चे अंग्रेजी की पढ़ाई, एग्रीकल्चर की पढ़ाई करेंगे, 5,000 रुपए साल का वजीफा, और 9वीं क्लास तक की सारी बच्चियों को साइकिल वितरण का जो काम राजस्थान की सरकार ने किया है, उसके लिए मैं मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करना चाह रहा हूं। और पहली बार काली बाई जो स्कूटी योजना स्टार्ट करी ताकि हमारी गरीब गांव की बच्ची जो कॉलेज की पढ़ाई कर सके, उसकी व्यवस्था सरकार ने करी है। और 500 बच्चियों पर ऑटोमेटिकली कॉलेज खोलने की बात करी है, छोटी बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है। मुख्यमंत्री जी का संकल्प है, एक विजन है राजस्थान के मुख्यमंत्री का कि राजस्थान में बालिका शिक्षा को आगे बढ़ाया जा सके। और पहली बार गार्गी पुरस्कार की राशि को बढ़ाने का भी सरकार से हम निवेदन करेंगे, गार्गी पुरस्कार की राशि को बढ़ाया जा सके ताकि गांव और देहात की बच्ची और आगे बढ़ सके। लेकिन दूसरी तरफ माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाह रहा हूं, एक तरफ तो राजस्थान सरकार के स्कूलों को आगे बढ़ा रही है, वहां आधारभूत ढांचे को मजबूत करने की कोशिश कर रही है, लेकिन जो नई शिक्षा नीति है भारत सरकार की, मैं हमारे साथियों से भी निवेदन करना चाह रहा हूं कि आप भी समाज का हिस्सा हो। नई शिक्षा नीति देश को बर्बाद करके रख देगी, बर्बाद कर देगी इस मुल्क को, अगर देश की नई शिक्षा नीति को नहीं रोका गया। ये पूरे देश को प्राइवेटाइज करना चाह रहे हैं, इन्होंने रेलवे को प्राइवेटाइज कर दिया, एयरपोर्ट प्राइवेटाइज कर दिए, देश का पानी इन्होंने बेच दिया, देश के आसमान को इन्होंने बेच दिया, और देश की सुरक्षा चाइना को बेच के रख दिए। चाइना ने जो हालात आपका किया है, आप मुंह दिखाने लायक नहीं हो। किस तरीके से चाइनीज सेना हमारे देश की सीमा में घुस कर आप मुंह छुपाते हुए लोगों से घूम रहे हो, आपके पास जवाब है इस बात का क्या? आपके पास कोई जवाब नहीं है। वो 56 इंच का सीना वाले प्रधानमंत्री कहां चले गए, जिस तरीके रात को जब चाइना के लोग हिंदुस्तान में घुस के चले गए, और किस तरीके से यूएस के सामने गिड़गिड़ा रहे थे आप लोग, आपको भारत की चिंता नहीं थी। और मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि पहली बार भारत की विदेश नीति सबसे कमजोर विदेश नीति है। सारे पड़ोसी देशों से आपके झगड़े, कोई पड़ोसी देश आपके साथ नहीं है। ये बड़े अफसोस की बात है, ये बड़ा चिंता की बात है, राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला है। मैं माननीय सभापति महोदय आपके माध्यम से निवेदन करना चाह रहा हूं कि राजस्थान सरकार ने 2018 में जब सरकार बनी, ये अशोक गहलोत की सरकार थी, सरकार बनते के साथ 25,000 हमने मास्टर भर्ती किए, हमने रिट की परीक्षा का आयोजन किया, और इनकी वजह से आज राजस्थान का जो बच्चा जो सेलेक्ट हो गया था, उसके मन में पेट में दर्द है। और पहली बार 400 पंजाबी टीचर की भर्ती राजस्थान सरकार ने करीब 400 पंजाबी टीचर की भर्ती का हमने प्रयास किया। पंजाबी सब्जेक्ट खोले गए, हम हमारे पंजाबी साथियों के साथ में। लेकिन आपकी सरकार में पेट में आपके लोगों में इस बात का पेट में दर्द हो रहा है कि राजस्थान के 60,000 बच्चों को नौकरी क्यों मिले, क्योंकि आपने तो नौकरी दी नहीं। 2013 से 18 तक का जो टाइम याद करो, अगर किसी को याद है तो। कटारिया जी बैठे हुए हैं यहाँ, 2000 आपने हर नौकरी पे आपका स्टे था, हर नौकरी के ऊपर आपका स्टे था,
आपने नौकरी दी नहीं, लेकिन हमारी सरकार का कमिटमेंट है, अशोक गहलोत जी का कमिटमेंट है 1 लाख नौकरी हर साल देंगे हम आपकी तरह नहीं है कि 2 करोड़ की बात करते करते 25 साल में 60 लाख पे आ जाए, हम ऐसी बात नहीं करते हैं। हमने जो बात कही है हम उस बात पे आज भी कायम है, उस बात पे आज भी हम लोग कायम है। और राजस्थान के नौजवानों को अगर नौकरी कोई दे सकता तो अशोक गहलोत की सरकार नौकरी दे सकती है, हमारा कमिटमेंट है राजस्थान की जनता से। माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाह रहा हूं कि पहली बार सरकार ने, जो दिल्ली की सरकार है, दिल्ली की बात मैं इसलिए कर रहा हूं कि हमारे केंद्र की सरकार वो है, देश का यूपीएससी को बर्बाद करने की कोशिश की गई है, देश के यूजीसी को बर्बाद करने की कोशिश की गई है, देश के इलेक्शन कमीशन को बर्बाद करने की कोशिश की है, और जो दूसरी जुडिशरी को बर्बाद करने की कोशिश की जा रही है। ये पूरा का पूरा हिटलर शाही इस देश को तबाही की ओर ले जा रही है। ये देश को ये बड़ा सोचने का विषय, बड़ा चिंता का विषय हिंदुस्तान के नागरिक के लिए। लेकिन दूसरी तरफ एक लोकतंत्र की सरकार है, एक चुनी हुई सरकार है, जिसका कमिटमेंट है सरकार का हमारे साथ, हमारे लोगों के साथ में, हम उस पर काम कर रहे हैं। माननीय सभापति महोदय, आपसे मैं निवेदन करना चाहूंगा कि राजस्थान के मुख्यमंत्री जी ने, हमारे पानी के मंत्री यहाँ बैठे हुए हैं, हमारे पानी के मंत्री बैठे हुए हैं, राजस्थान के मुख्यमंत्री ने तय किया है कि राजस्थान के हर घर में जल नलका जाएगा, हर घर में नलका जाएगा। और मुझे कहते इस बात की खुशी है राजस्थान की सरकार का कमिटमेंट। जितना पीएचडी पे पैसा खर्च होगा, राजस्थान सरकार उस पर पैसा खर्च कर रही है। और पहली बार 35,000 से अधिक गांवों में 60,000 करोड़ की लागत से 86 लाख लोगों से अधिक कनेक्शन हमने जारी किए। अब तक माननीय सभापति महोदय 22,50,000 से अधिक परिवारों को स्वच्छ से जल की आपूर्ति की जा रही है। और 1,158 आरओ, 1,953 सौर ऊर्जा पर आधारित फ्लोराइड यंत्र भी हमने स्थापित किए राजस्थान की सरकार ने। माननीय सभापति महोदय, जो दूर दराज के इलाकों के लोग थे, जब पीने के पानी की व्यवस्था नहीं थी, और 5 साल में जो 2013 से 18 तक का टाइम था, किस तरीके से बीजेपी ने पीएचडी डिपार्टमेंट को बर्बाद कर दिया था, हमारी सरकार को दुरुस्त करने में, उसको आगे बढ़ाने में सरकार ने उसकी तरफ प्रयास रहता है। मैं सभापति महोदय आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा, ऊर्जा के क्षेत्र में, ऊर्जा मंत्री हाउस में बैठे हुए हैं यहाँ, ऊर्जा के क्षेत्र में ये सरकार को याद होगा कि किस तरीके से सूरतगढ़ का जो थर्मल प्लांट है उसको बेचने की तैयारी कर ली थी। छपड़ा का थर्मल प्लांट बंद हो गया था करीब, और राजस्थान के जितने पावर प्रोजेक्ट हैं, ये सरकार उनको निपटाने के चक्कर में लगी हुई थी। लेकिन हमारी सरकार आते के साथ ही हमने ऊर्जा के क्षेत्र में 16 लाख से अधिक घरेलू कनेक्शन हमने जारी किए हैं। किसानों को अनुदान 43,870 हमने करोड़ रुपए हमने दिया है। 3 वर्षों में 2,970 मेगावाट की वृद्धि हमने की है। ये हिस्टोरिकल वृद्धि है, 2,970 मेगावाट की वृद्धि हमने की है जनरेशन के अंदर। कुल उत्पादन की क्षमता 23,309 मेगावाट हो गई है। नई और सौर ऊर्जा नीति के अनुसार 8,420 मेगावाट सोलर क्षमता के स्थान पर पावर प्रोजेक्ट भी हम लोग लगा रहे हैं। माननीय सभापति महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाह रहा हूं, राजस्थान में सौर ऊर्जा की अपार संभावना है। हमारी सरकार ने रेवेन्यू एक्ट में बदलाव किया है, और सौर ऊर्जा के लिए लगाने के लिए, पावर प्रोजेक्ट के लिए हिंदुस्तान के लोगों के लिए दरवाजे खोले हैं। और उसी की बदौलत आज राजस्थान में सौर प्लांट लग रहे हैं, सौर प्लांट लगे जा रहे हैं। और राजस्थान में जो बिजली की कमी है, उस बिजली को पूर्ति करने के लिए हमारी सरकार उस पर लगी हुई है। माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से मैं निवेदन करना चाह रहा हूं, जो सड़कों का ढांचा था, जो सड़कें हमारी आने जाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण है, और सड़कों के ढांचे के लिए सरकार बहुत ज्यादा चिंतित थी। सरकार की कोशिश है कि राजस्थान में जो सड़क का जो ढांचा, जो कनेक्टिविटीज है उसको दुरुस्त किया जाए। और जब कनेक्टिविटी होगी, देश प्रदेश आगे बढ़ेगा। उसको ध्यान में रखते हुए राजस्थान की सरकार ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने 16,935 करोड़ रुपए व्यय करके 5,794 किलोमीटर लंबाई में नवीन सड़कों का निर्माण, 860 किलोमीटर लंबाई एनएच विकास के लिए, 4,679 किलोमीटर लंबाई के लिए स्टेट हाईवे का विकास, 28,548 किलोमीटर ग्रामीण सड़कें का कार्य पूर्ण किए गए हैं। सरकार ने प्रत्येक विधानसभा में 5 करोड़ की लागत से 1,000 किलोमीटर सड़कें, जिसे 2,336 किलोमीटर मिसिंग लिंक, और शहरी क्षेत्र में 30 किलोमीटर तक नगर निगम में
20 किलोमीटर नगर परिषद में और 10 किलोमीटर की नगर पालिका क्षेत्र में राजस्थान की सरकार से सड़कें दी जा रही हैं। माननीय सभापति महोदय, मैं आपसे निवेदन करूं कि मार्च 2018 में जब आखिरी बजट पेश किया इन लोगों ने, एक सड़क थी सादुल शहर की जैसे गंगानगर के बीच में, वो सड़क में घोषणा कर दी गई और 2 साल तक को पत्थर भी नहीं लगा था। जैसे ही हमारी सरकार आई, हमने 47 करोड़ रुपए लगा के उस सड़क को तैयार किया। राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष बैठे हैं बीजेपी के, अभी 4 दिन पहले उस सड़क पे हो गए आए हैं। माने सतीश पूनिया जी बैठे हैं यहाँ। सतीश पूनिया जी, आप सादुल सर गए थे, उसी सड़क से गए थे, वो सड़क कांग्रेस पार्टी की बनाई हुई थे। आपने खुद तारीफ की पत्रकारों के सामने कि ये सड़क की सरकार ने बनाई है, ये कांग्रेस की सरकार ने सड़क बनाई जिसपे आप चल रहे थे 4 दिन पहले। आज मैं आपसे निवेदन करना चाह रहा हूं, ग्रामीण सड़कों के मामले में केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री सड़क के मामले में पैसा बंद कर दिया। केंद्र सरकार ने बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ेगा, केंद्र सरकार ने पैसा बंद कर दिया गया। लेकिन राजस्थान सरकार ने, हमारा कमिटमेंट है कि जो हमने कमिटमेंट जो घोषणा पत्र में जो बात कही थी, उस बात को हम खरा उतरेंगे। हमारी सरकार उस पर काम कर रही है और वो हम करके छोड़ेंगे। इसलिए सभापति महोदय, सड़कों के मामले में हमारी सरकार ने विकास, बहुत महत्वपूर्ण विकास किया है। लेकिन मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि हनुमानगढ़ और गंगानगर जिला ये किसानी पर आधारित है। दोनों जिले खेती पर आधारित हैं और खेती बाड़ी में अगर किसान कमजोर होगा, देश का व्यापारी कमजोर होगा, देश का मजदूर कमजोर होगा। हमारी सरकार ने हमारे आग्रह के ऊपर, कांग्रेस के विधायकों के, राजस्थान की जनता के आग्रह के ऊपर पहली बार 3000 करोड़ रुपए की व्यवस्था करके सरन फीडर की मरम्मत का काम शुरू किया गया और 284 करोड़ रुपए सरप्लस सप्लीमेंट्री बजट में दिए गए थे। आज कम से कम 17 किलोमीटर का काम सरन फीडर का शुरू हो गया और मुझे उम्मीद है जिस दिन ये काम पूरा होगा सरन फीडर का, हनुमानगढ़ की और गंगानगर की जो भाखड़ा नहर प्रणाली है, कम से कम उसमें 1400 क्यूसेक के आसपास पानी हम किसानों को दे पाएंगे। और मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि राजस्थान की सरकार ने, पिछली सरकार ने 2017 में सीडी का जो खाड़े दिल्ली के माध्यम से पड़ते बंद कर दिए गए। लेकिन पिछली सरकार ने, हमारी सरकार ने यह तय किया है कि किसान को खाड़ा बहुत महत्वपूर्ण खाड़ा होता है। उस खाड़ों की दिशा में सरकार काम कर रही है। मुझे उम्मीद है कि आने वाले बजट में माननीय मुख्यमंत्री जी उस पर विचार करके उसकी घोषणा करेंगे। माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से मैं निवेदन करना चाह रहा हूं, आपसे निवेदन करना चाह रहा हूं कि सड़कों के साथ साथ माननीय सभापति महोदय, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि सड़कों के साथ ये राजस्थान की सरकार ने खेतों में जो सोलर पंप की जो सब्सिडी का मामला था, उसको प्रोत्साहन देने के लिए और किसानों की जो बीमा पॉलिसी जो थी खेती की, उसकी भरपाई करने के लिए केंद्र सरकार से तो कोई मदद आई नहीं। लेकिन हमारी सरकार ने पिछले साल जो फसल तबाह हुई थी, ओलावृष्टि के माध्यम से जो फसलें जो खराब हुई थी, राजस्थान सरकार ने 1-1 पैसे का किसान का भुगतान कर दिया गया। लेकिन केंद्र की सरकार ने किसान फसल बीमा योजना का जो पैसा था, उस पैसे को रोक दिया गया। किसानों की जो डिग्गी का पैसा था 60-40 के रेशो में आ गया था, तो वो भी रोक दिया गया केंद्र की सरकार ने। हमारी सरकार में 98 लाख रुपए पिछला भुगतान हमने किसानों का किया है। माननीय सभापति महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाह रहा हूं और इस बात के लिए बधाई देना चाह रहा हूं मैं आपको कि राजस्थान की सरकार ने खेलों को बढ़ावा देने के लिए नए एक्सपेरिमेंट स्टार्ट किए हैं। पहली बार आउट ऑफ कोटा, आउट ऑफ टर्न हमारे जो खिलाड़ी हैं, जो नेशनल इंटरनेशनल के जो खिलाड़ी हैं, उनको नोटिस के लिए, उन प्लेयर्स के लिए हमने आउट ऑफ टर्न जाके उनको इन पारितोषिक उनको दिए जा रहे हैं। राजस्थान सरकार ने 182 अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय खिलाड़ियों को, पदक विजेताओं को नौकरी दी है। 164 खिलाड़ियों को आउट ऑफ टर्न जाके नियुक्ति दी गई है। डूंगरपुर में तीरंदाजी की अकेडमी स्थापित की गई और जैसलमेर के अंदर हैंडबॉल की अकेडमी स्थापित की गई है। और गांव के ओलंपिक गेम्स हो रहे हैं, गांव के अंदर ग्रामीण गेम्स हो रहे हैं। राजस्थान में स्पोर्ट्स का वातावरण पैदा किया गया है ताकि हमारे बच्चों को ज्यादा से ज्यादा बच्चे आगे बढ़ सके और ज्यादा से ज्यादा बच्चों को देश का नाम रोशन करने का मौका मिले। ये कांग्रेस की सरकार ही कर सकती, दूसरी सरकार नहीं कर सकती, क्योंकि अशोक गहलोत की सरकार का कमिटमेंट था, अशोक गहलोत जी का कमिटमेंट था। हमारी सरकार ने काम किया। माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से मैं निवेदन करूंगा, जब कोरोना चल रहा था, लोगों के भूखे मरने की नौबत आ गई थी। ये सारे के सारे लोग घरों में बैठे हुए थे। ये घरों में बैठे, इनको कोरोना से डर लग रहा था। हमारे तो मुख्यमंत्री जी को कोरोना हो गया, हमारे एमएलए को भी कोरोना हो गया था। लेकिन हमारी सरकार ने उस गरीब का, उसका पेट भरने के लिए
मुख्यमंत्री जी का कमिटमेंट था राजस्थान की जनता से कि कोई भूखा नहीं सोए, और उसके दौरान राजस्थान की सरकार ने इंदिरा रसोई की शुरुआत की गई। इंदिरा रसोई की शुरुआत करी, जिसके माध्यम से पौष्टिक 8 रुपए में खाना, 8 रुपए में खाना थाली का 358 रसोई हमने स्टार्ट करी है, और राज्य के अनुदान उसमें 12 की जगह 17 रुपए बढ़ाया हमने, और अब तक 5 करोड़ 5 लाख लोगों को और इसका सेकंड ईयर में फायदा हुआ, और लोग अपना जीवन यापन कर रहे हैं। मैं आपसे निवेदन करना चाह रहा हूं कि 71 लाख पैक्ट हमने इस साल वितरित किए हैं इंदिरा रसोई के माध्यम से, और इनकी कोशिश थी इंदिरा रसोई को बंद करवा दो। ये इंदिरा रसोई को बंद करवाना चाह रहे थे, लेकिन मैं राजस्थान की जनता का धन्यवाद करना चाहूंगा कि इनकी हर बात का मुंह जोड़ जवाब दिया राजस्थान की जनता ने। माननीय सभापति महोदय, राजस्थान सरकार ने पहली बार महात्मा गांधी नरेगा के माध्यम से, हमारी सरकार का कमिटमेंट था कि नरेगा का काम 100 दिन से 200 दिन करेंगे। हमने 200 दिन किया, हमने 200 दिन कर दिया नरेगा के काम को, लेकिन दिल्ली की सरकार ने जो कंपोनेंट मटेरियल का जो पैसा था, वो पैसा रोक दिया गया। कंपोनेंट मटेरियल का 2100 करोड़ रुपए मार्च तक का बाकी है पिछली सरकार का, हमारा दिल्ली की सरकार की तरफ से। और नरेगा के सारे काम बंद हो गए, लोग काम के लिए चिल्ला रहे हैं कि साहब काम दो, लेकिन काम नहीं मिल रहा गांव के अंदर। हमने 200 दिन का वायदा पूरा कर दिया, लेकिन दिल्ली सरकार ने नरेगा की दिहाड़ी बढ़ाने के लिए मना कर दिया गया, क्योंकि ये सेंट्रल एक्ट है। सेंट्रल एक्ट से हमारा 40% का हिस्सा, 60% हिस्सा आप लोगों का है। दिल्ली की सरकार ने जो जनहित के जो नीतियां थी, जन कल्याणकारी जो नीति, जो गांव के आदमी की जो नीति थी, उस पर कुठाराघात करने की कोशिश करी दिल्ली की सरकार के माध्यम से। बड़े अफसोस के साथ मुझे कहना पड़ा सभापति महोदय, ये लोकतंत्र है, लोगों के आधार लोग सरकारें बनाते हैं, और सरकार बनने के बाद में क्यों भूल जाते हैं लोगों को, ये लोगों को भूल जाते हैं, और लोग इस इंतजार में बैठे रहते हैं कब दोबारा चुनाव हो, हम इस बात का जवाब देंगे। और ये नरेगा का जो काम था, ये नरेगा काम इनको सता नहीं रहा। ये बंद करने की कोशिश की केंद्र सरकार ने, 2500 करोड़ रुपया कम कर दिया नरेगा का। और आपकी मंशा होती अगर चुनाव नहीं होता, आप पार्लियामेंट में बिल लाके नरेगा को खत्म करने का आप लोग कोशिश कर रहे थे। आपकी कोशिश थी नरेगा, लेकिन आपको चुनाव का डर सता रहा था आपको। आपने संविधान बदलने की कोशिश करी है, संविधान का, और आपको सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भूखी खानी पड़ी, और पार्लियामेंट में आप लोग बिल लेके आ गए। आपको जो रिजर्व कास्ट के जो लोग हैं, जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने जो संविधान बनाया था, आपने उस पर कुठाराघात करने का प्रयास आप लोगों ने किया, आपने उस पर प्रयास किया। लेकिन इस देश का आक्रोश, इस देश की जनता के डर की वजह से आपने उसको आप बैकफुट पे आप आ गए। जिस तरीके से कृषि बिल पे आप बैकफुट आए थे, उसी दौरान आपने संविधान बदलने की प्रयास आपने किया, उसमें बैकफुट आप आ गए। आप पूरे देश में वातावरण पैदा करने की कोशिश कर रहे हो, वातावरण पैदा SC के लोगों के खिलाफ, लेकिन आपकी फिर भी आप कामयाब नहीं हो पाएंगे। मैं आपसे निवेदन मैं करना चाह रहा हूं, माननीय सभापति महोदय, ये जो सरकार है, ये जो दिल्ली के 7 साल की जो सरकार है, इस सरकार का आम आदमी से कोई लेना देना नहीं है। ये तो दिल्ली देश के 4 भूमि पूंजीपतियों की सरकार है, और इनका बस चलेगा इस किसानों से वादा खिलाफी इन्होंने करी है। ये दोबारा MSP खत्म करने की कोशिश करेंगे, लेकिन आपके माध्यम से मैं निवेदन करना चाह रहा हूं, जो शांता कमार कमेटी की जो रिपोर्ट थी FCI की, वो रिपोर्ट के माध्यम से FCI को बंद करने की आपने कोशिश करी। आपने किसान को खत्म करने के लिए, व्यापारी को खत्म करने की आपने कोशिश करी है। और शांता कमार कमेटी हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में कमेटी बनी थी। उस कमेटी में 6 अधिकारी थे, एक भी किसान प्रतिनिधि नहीं था। इस देश के 262 किसान संगठन हैं जिनसे कोई राय नहीं ली गई है, जिसके अंदर यह कहा गया कि 4 लाख करोड़ का डेफिसिट है, और 30 से 35 हजार करोड़ रुपए हर साल FCI में घाटा होता है। और FCI बंद हो जाएगी, FCI तो ऑटोमेटिकली MSP को भी बंद करना पड़ेगा। लेकिन मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि राजस्थान सरकार ने तैयारी कर रखी है। आप MSP, हमने MSP पे खरीद करी, 21 लाख किसानों को फायदा हुआ। MSP खरीदी, हमने MSP खरीद के। माननीय सभापति महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि पिछले 3, 4, 5 महीनों में जहां कांग्रेस की सरकारें थी, उस पर कटौती कर दी जाए, ताकि किसानों में आक्रोश पैदा हो, और राजस्थान में सरकार के खिलाफ वातावरण पैदा हो। लेकिन ये स्कीमें फेल हो गई हैं, उसमें फेल हो चुके हैं लोग, ये फेल हो गए उसमें, और इनको बैकफुट पे जाना पड़ा। राजस्थान की जनता समझ चुकी है इनके तो तौर तरीकों को, इनके काम के तौर तरीकों को समझ चुकी है राजस्थान की जनता इनके बहका में आने वाली नहीं है। माननीय सभापति महोदय, आपसे मैं निवेदन करना चाहूंगा कि हमारी सरकार ने
हमारी सरकार ने जो पिछले 3 वर्षों में जो आधारभूत जो काम किए हैं, अब आप माननीय राज्यपाल महोदय ने सरकार के सामने बीमार लोगों को उपचार का उपलब्ध कराने का चैलेंज था। वहीं ऐसे लोगों जिनका जिक्र रोजगार महामारी लॉकडाउन की वजह से प्रभावित हुआ था, उन्हें संबल देने का प्रयास किया गया सरकार ने। राजस्थान सरकार ने इस महामारी के शुरुआत के दौर से बड़े और कड़े कदम उठाए। सारा जोर इस बात पर था कि कैसे लोगों को बीमार होने से बचाया जाए और उनकी आजीविका को कम प्रभावित हो। इस महामारी से हमें ऐसी परेशानियों से रूबरू कराया जिसके लिए दूरदर्शिता और धैर्य की आवश्यकता थी। हमने ये कोशिश की गई कि कोई भूखा नहीं सोए। इसके लिए भोजन की व्यवस्था के लिए करोड़ों फूड पैकेट वितरित किए गए। ऐसे में इंदिरा रसोई योजना भी वरदान होकर साबित हुई। मैं माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से मैं निवेदन करना चाहूँगा, ऐसे दौर में जब लॉकडाउन की वजह से प्रदेश की आय बहुत घट गई थी, तब राज्य सरकार ने प्रवासी मजदूरों, गरीबों, जरूरतमंदों के लिए खर्च करने के लिए कोई कमी नहीं छोड़ी। कोविड काल में हमने जरूरतमंद लोगों को सहायता पहुंचाने के लिए निराश्रित परिवारों का सर्वे कराया गया। कितनी बड़ी बात है ये कि जो कोविड काल के अंदर सर्वे कराना, लोग घरों से नहीं निकल रहे थे और कांग्रेस का कार्यकर्ता सरकार घरों में जा रही थी। ये सरकार देख रही थी कोई भूखा तो नहीं सो रहा, किसी पास मकान की व्यवस्था है कि नहीं है, कोई दवाई की व्यवस्था है कि नहीं है। ये राजस्थान सरकार के मुख्यमंत्री कर सकते हैं, कोई दूसरा नहीं कर सकता। आज इनको इस बात का पछतावा है कि 3 साल में तो कुछ कर नहीं पाए। ये एक मौका मिल गया सरकार के खिलाफ वातावरण बनाने के लिए, 3 साल में तो फेल हो गए हैं। ये आप कोई मौका था नहीं इनके पास में, अपना मौका खो चुके हैं अपने हाथ से ही है। माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से मैं निवेदन करना चाहूंगा मैं कि राजस्थान सरकार ने इस संकट की घड़ी में हमारी सरकार ने आम जन की जरूरत को समझते हुए निजी क्षेत्र में भी समय टेस्ट की व्यवस्था की गई। सरकारी अस्पताल में तो टेस्ट ही हो, लेकिन निजी क्षेत्र में भी हमने छूट दी गई ताकि लोगों को दिक्कत नहीं हो, परेशानी का सामना नहीं करना पड़े। और यही सरकार के हमारे जो स्वास्थ्य के मंत्री थे, मैं उनका धन्यवाद करना चाहूंगा मैं कि कोरोना के दौरान नर्सिंग स्टाफ घर घर में जाके टेस्ट करा, दवाइयां बांट रहा था, दवाई की किट बांट रहा था, कि बीमारी को रोकने से बचाया जा सके। और मुझे याद है